हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज दोस्तों फिर शुरू किए हैं यूपी बोर्ड एग्जाम को देखते हुए सामाजिक विज्ञान का वीडियो नंबर 3। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज। आप अगर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको देख लीजिए और तब इसको देखेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। ये लेक्चर नंबर 3 है। यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने शुरुआत किया था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद या यूरोप की क्रांति का कारण क्या था। तो क्रांति के कारण में मैंने आपको बताया था कि ये मुख्य कारण थे, राजनैतिक मुख्य कारण थे। इसके पहले हमने बताया था कि फ्रांस की क्रांति में राजनैतिक कुछ कारण बने, कुछ सामाजिक कारण बने, कुछ आर्थिक कारण बने, कुछ बौद्धिक कारण बने और लास्ट में तात्कालिक कारण बना। ठीक है, तो एक एक चीज पे हम लोग बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो 1 नंबर पे है, पहला राजनैतिक कारण। अब राजनैतिक कारण में इतने सारे जो है टॉपिक को आपको समझना पड़ेगा, जैसे निरंकुश राजतंत्र, फिर इसके बाद समझेंगे अयोग्य राजा, फिर समझेंगे मेरी एंतोइनेट, फिर राजकीय अर्थव्यवस्था, फिर अकर्मण्य शासन तंत्र और फिर प्रशासनिक अराजकता और भ्रष्ट नौकरशाही। तो सबसे पहले हम समझते हैं निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश मतलब क्या होता है? ऐसा राजा जिसपे किसी का अंकुश ना हो, यानी दबाव ना हो। राजा जो फैसला करे, मार दो इसको, गला काट दो, गला काट दीजिए, इसको फांसी पर लटका दो, फांसी पर लटका दीजिए। इस पे किसी का अंकुश ना हो। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अब कोई भी जैसे राजा है तो अपने से फैसला नहीं लेता है, उसके लिए न्यायपालिका है, कार्यपालिका है ना, बहुत विधायिका है, संसद है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है ना, प्रधानमंत्री है, और उसके ऊपर न्यायपालिका है। कोई भी अपने मर्जी से फैसला नहीं कर सकता। लेकिन निरंकुश का मतलब होता है ऐसा राजा जिसपे किसी का अंकुश ना हो, दबाव ना हो, तो उसे निरंकुश कहते हैं। राजतंत्र का मतलब यह होता है कि ऐसा राजा जिसके वंश दर वंश जो है कि राजा बनते चले आ रहे थे। जैसे लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं होता है, यानी कि 5 साल बाद जो है कोई भी राजा बन के आएगा, 5 साल सत्ता संभालेगा, जनता को पसंद होगा तो जनता फिर चुनेगी, नहीं तो जनता उनको ऑल आउट कर देगी, तो फिर 5 साल बाद चुनाव होगा। लेकिन राजतंत्र में कोई चुनाव नहीं होता है, राजा का लड़का राजा, उसका लड़का राजा, ऐसे चलता है। तो फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन चल रहा था। बुर्बो वंश के 5 शासकों ने लगभग 200 वर्षों तक राज किया। तो इन 5 वंशों और बहुत सारे वंशों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बुर्बो वंश को हम लोग पढ़ेंगे। जो बुर्बो वंश के कुल राजाओं के बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो जिनके वजह से क्रांति की शुरुआत हुआ था या जो कारण बना था जो राजा, उन्हीं को हम लोग जानेंगे। तो लुई 14वां को जानते हैं, ऐसे करके लुई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो बुर्बो वंश के ये सब राजा थे, लुई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबको नहीं पढ़ना, 3 को पढ़ना है, लुई 14वां को, लुई 15वां को और लुई 16वां को। 14वां को देखते हैं तो यह गद्दी पे बैठा था 1643 ईस्वी को, लेकिन यह नाबालिग था। क्या था? यह नाबालिग था। तो नाबालिग होने के कारण 1661 ईस्वी तक, यानी 1643 से 1661 ईस्वी में जाके यह 61 में जाके बालिग हुआ। तो जब नाबालिग था तो यह राजपाट नहीं चला पाता। तो यह कार्डिनल मजरीन क्या किया था कि इसका राजपाट चलाता था। जैसे अकबर जब छोटे से थे तो उनका राजपाट कौन चलाता था? बैरम खां चलाते थे। अकबर जब बालिग हो जाएंगे तो राजपाट सौंप दिया जाएगा अकबर को, लेकिन राजा वही रहेंगे या एक मतलब प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। तो प्रतिनिधि के रूप में कौन काम किया? कार्डिनल मजरीन ने काम किया। इसके बाद जब 1661 में गद्दी पे बैठा बाबू, बहुत खतरनाक राजा, एकदम मतलब क्रूर शासक की तरह था। इसने कहा मैं ही शासन हूं। इसने एक कोट किया कि मैं ही शासन हूं, मतलब मैं ही सब कुछ हूं। इसके बाद यह जो है कैथोलिक यानी चर्च का कट्टर समर्थक था, एक अत्याचारी मतलब व्यक्ति था। और इसके अत्याचार के कारण फ्रांस में जो कारीगर थे, शिल्पकार थे और व्यापारी थे, फ्रांस छोड़ के भाग गए बाबू। इसके अत्याचार के वजह से इतना ज्यादा अत्याचार करता था, कहता था मैं ही शासन हूं, मैं ही सब कुछ हूं। इसके वजह से सारे लोग क्या हो गए? भाग गए। अच्छा, तो ये लुई 14वां की कहानी हुआ। इसके बाद जो है लुई 15वां गद्दी पे बैठा। कब बैठा था? 1715 ईस्वी में बैठा। और इस 1715 ईस्वी में जब यह गद्दी पे बैठा तो ये भी नाबालिग था। इसकी उम्र कितना था? 5 वर्ष ही था।
यानी जैसे लुई 14वां नाबालिग था ऐसे ये भी नाबालिग था। तो यह जाके बालिग हुआ कब? 1743 ईस्वी में। यानी मेन गद्दी पे मतलब सम्राट जो बना फ्रांस का वो 1743 में बना। तो इस बीच में जो गैपिंग हुआ था नाबालिग से बालिग बनने के बीच में, तो कोई ना कोई इसका राजपाट चला रहा होगा। तो इसके दो लोगों ने राजपाट चलाया था, ड्यूक ऑफ ओरिलियंज और एक फ्ल्यूरी। यह दोनों बारी बारी से इसका क्या चलाते थे? राजपाट चलाते थे। जब 1743 आया तो यह बन गया फ्रांस का सम्राट। और जैसे बना फ्रांस का सम्राट, ये भी एक नंबर का लतखोर शासक था। दिन भर शराब पी के ढिमलाइन रहता था। ढिमलाइन मतलब समझते हो? अरे शराब पी के एकदम मस्त रहता था। बिलासी प्रवृत्ति का था। बिलासी मतलब उसे कहते हैं ढेर सारी रानियों को अपने कक्ष में बुला के उनके साथ जो है बिलासिता और नाच बाजा यही सब करता रहता था। जुआरी भी ये निकल गया। जुआरी जुआ खेलता था। शिकार में व्यस्त रहता था। यानी पूर्ण रूप से अगर हम कहें तो ये भी एकदम चौपट राजा था। ठीक है, आगे देखते हैं। लुई 16वें को देखते हैं। इसके बाद आया लुई 16वां। यह गद्दी पे बैठा 1774 ईस्वी में और यह नाबालिग नहीं था। इसकी उम्र कितना हो गया था बच्चा? 20 वर्ष हो गया था। यानी इसके पहले लुई 14वां, लुई 15वां नाबालिग थे, लेकिन लुई 16वां नाबालिग नहीं था। इसकी उम्र कितना हो चुका था? 20 वर्ष हो चुका था। यह भी एक अयोग्य शासक था। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, अयोग्य राजा। अब ये निरंकुश राजतंत्र आप देखते कैसे ये सब निरंकुश थे, किसी का अंकुश नहीं था इनके ऊपर। अब दूसरा देखते हैं अयोग्य राजा। राजनीतिक कारण में अयोग्य राजा देखते हैं। पहली बात तो इसके अंदर इच्छा शक्ति का अभाव था। इच्छा शक्ति मतलब नहीं होता कोई काम करना है तो आदमी एक्साइटेड होता, हाँ ये फैसला लेना। वो भी मतलब फ्रांस का राजा है। एक तो राजा होने के बाद अपने आप में एक मतलब ताकत हो जाता है। ये मरिया इच्छा शक्ति ये नहीं था कोई काम करने का, कोई डिसीजन लेने का, डिसीजन न ले पाने का, कोई निर्णय क्षमता का, यानी कोई निर्णय मतलब ले ही नहीं पाता था। देखेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक नंबर का सुस्त था और मूर्ख था। मतलब ये इडियट भी था और एकदम लेजी था, एकदम लूजर, एकदम सुस्त। दिन भर बिछौना पर लेटा रहता था। होगा परसों देखा जाएगा, नरसों देखा, इस टाइप का आदमी था। इच्छा शक्ति का अभाव था, निर्णय क्षमता का अभाव था, सुस्त एवं एक नंबर का मूर्ख आदमी था ये। ठीक, ये हो गया इसके अयोग्य राजा होने का कारण, राजनीतिक कारण। अब तीसरा देखते हैं, मेरी एंतोइनेट। अगर फ्रांस की क्रांति हुआ है तो उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है इसकी पत्नी मेरी एंतोइनेट भी थी। ये कौन थी इसको समझो। ये तीसरा पॉइंट समझिए, मेरी एंतोइनेट के बारे में। यह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी और आपको पता होगा कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया में हमेशा युद्ध चलता था। 7 वर्षों तक सप्तवर्षीय युद्ध चला था। उसका असर भारत में भी देखने को मिला था, वांडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ये यहाँ की महारानी थी, मेरिया थरेसा की पुत्री थी और वहां के सम्राट जोसेफ द्वितीय की ये क्या थी? बहन थी। यानी कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी, इसकी माता जो थी मेरिया थरेसा वहां की महारानी थी और वहां के जो सम्राट थे जोसेफ द्वितीय की ये बहन थी। इसकी शादी हो गया किससे? लुई 16वां से। और लुई 16वां से जब शादी हुआ बाबू, तो यह इसे जो है फ्रांस के लोग जो है ना घृणा की दृष्टि से देखते थे। इसे विदेशी महिला कहते थे, घृणित ऑस्ट्रियन बोलते थे, इसको श्रीमती घाटा बोलते थे, इसको पराजय का प्रतीक माना जाता था। आई खूब फिजूल खर्ची करती थी। मतलब जब निकलती थी तो पहले वीडियो में बताया था ना, फूल ऐसे गिराए जाते थे और चलती थी तो पूरा लाल लश्कर लेके चलती थी। जनता इससे रोटी मांग रही थी, भूख से तड़प रही थी, अकाल पड़ा था। इसको कुछ पता ही नहीं था कि जनता को अकाल भूख क्या होता। कहीं नहीं रोटी है, पाव रोटी खिला दो। पाव रोटी उस समय बहुत महंगा हो गया था बाबू। जिस रानी को ये ना पता हो कि रोटी और पाव रोटी मतलब रोटी लोग मांगते, भूख होता है तब मांगते हैं। इसको लगा कि कोई बढ़िया चीज खाना है, इसलिए लोग रोटी मांग रहे हैं तो पाव रोटी खिला दो, और लोग भूख से तड़प रहे थे। हर एक राजनैतिक फैसला ये लेती थी। इसका पति एक नंबर का बकलोल आदमी था। इसकी पत्नी जो थी ये एंतोइनेट, सारा फैसला यही लेती थी, राजनैतिक हस्तक्षेप करती थी, जिसके वजह से फ्रांस में बहुत सारा जो है कुप्रशासन फैल गया।
तो आज के वीडियो में हम लोग 3 बातों को जाने। एक, निरंकुश राजतंत्र राजनीतिक कारण में जो फ्रांस की क्रांति का कारण बना। दूसरा, अयोग्य राजा। और तीसरा जो है मैरी एंतोइनेट। अब अगले वीडियो में हम लोग इन चारों के बारे में जानेंगे कि ये राजनीतिक कारण क्या था जिसमें राजकीय अर्थव्यवस्था और भ्रष्ट नौकरशाही क्या था। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।